हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और इसे हम इबुलियोस्कोपी भी कहते हैं। अब इसे पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना जरूरी है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो देखो, जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट एक्चुअली क्या होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल पहुंच जाता है, तो लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होके एयर में मिक्स हो जाता है। So, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point. अब स्टूडेंट्स मान लो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। अब प्योर सॉल्वेंट है मतलब सिर्फ लिक्विड है ना, और मुझे इसको बॉइल करना है, यानी इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचाना है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, दैट इज 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी। अब सपोज मैंने सिर्फ इमेजिन किया है कि मान लो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे 750 है। अब मुझे इस 750 वाले प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 के इक्वल पहुंचाना है, यानी मुझे हीट करना है। अब जिस टेम्परेचर पे ये इक्वल पहुंच जाएंगे वो टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब मैंने क्या किया, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला लिया। तो हमें पता है कि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे मैंने सर्कल दिखाया, ये मिला दिया, तो ये सॉल्यूट क्या करता है, इसको इवेपोरेट नहीं होने देता है, इसकी वेपर बनाने में इसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वेपर लेट बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये 750 था, अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो सपोज मैंने मान लिया ये 745 है, तो पहले मुझे 750 से 760 ले जाना था, अब मुझे 745 से 760 ले जाना है। तो आप देख रहे हैं कि मुझे यहां ज्यादा हीट करना पड़ेगा, है ना। अब ज्यादा हीट करना पड़ेगा यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है, इस इंक्रीज को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, है ना। और इसकी स्टडी को हम कह रहे हैं इबुलियोस्कोपी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने लास्ट टर्म पे भी डिस्कस किया था कि मान लो हमारे पास ये प्योर लिक्विड, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना। अब लिक्विड की नेचर है कि ये इवेपोरेट होगा, है ना। ये क्लोज कंटेनर में लिक्विड है तो ये वेपर बना रहा है। अब मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो हम क्या देखेंगे कि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यहाँ बीच बीच में जाके एडजस्ट हो जाएगा, है ना। अब ये एडजस्ट हो जाएगा तो ये इसको उड़ने नहीं देगा, वेपर बनाने में इसको परेशान करेगा। तो वेपर लेट बनेगी, वेपर कम बनेगी, तो वेपर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो एक चीज हमें क्लियर है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब टू मेक द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये मैंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में कर्व प्लॉट किया है, तो आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है। अब स्टूडेंट्स, आपको वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व तो हमने बता दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट दिखाना है। देखो, मैंने पर्टिकुलर कोई भी टेम्परेचर ले लिया, मान लो मैंने ये टेम्परेचर ले लिया, तो तुम देख सकते हो इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब मैंने इस ग्राफ में एक पॉइंट ले लिया P, यानी जब प्रेशर बढ़ते बढ़ते P पे पहुंच जाएगा तो ये P का जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप देखो, ये सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल पहुंच गया, है ना, यहाँ पे दैट इज पॉइंट A। तो ये A जो पॉइंट है, यहाँ पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है, यानी ये जो लाइन टेम्परेचर पे इंटरसेक्ट करेगी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सिमिलरली देखो, अब ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, यानी इसके वेपर प्रेशर को जब मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जाना है, यानी एट द पॉइंट B, तो ये लाइन जब टेम्परेचर वाली लाइन पे कट करेगी तो ये T1 जो है ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्यूशन का। सो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो इंक्रीज है, ये जो बढ़ोतरी हुई है, इसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो TB हो गया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, T1 हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा TB,
T1 माइनस TB, ये है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब स्टूडेंट्स राउल्स लॉ हमने देखा था। राउल्स लॉ क्या कहता है कि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली, क्योंकि आपने देखा जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू RLVP और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट के मोल्स रखोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीज आएगा। तो देखो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रूव दैट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट यानी मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो ये आएगा आपके पास केबी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये हर सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है हर सॉल्वेंट के लिए। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में है तो मैंने यहां 1000 ले लिया। क्लियर? तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, है ना। कब? जब हमने सॉल्यूट कैसा मिलाया है, नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारे फॉर्मूले नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में आपको बोर्ड पैटर्न के हिसाब से भी पढ़ना है। तो फ्रॉम द ग्राफ देखो, ये जो हमारा ग्राफ था इसमें आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज, ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ना, ये कितना बढ़ेगा। तो हम देखते हैं जितना वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये जितना नीचे जाएगा ये ग्राफ उतना ही आगे जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राउल्स लॉ हमने पढ़ रखा है कि RLVP सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। अब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या हो गए, या अब डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एक्स सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन क्या हो गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब राउल्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम करता है। तो कैपिटल N वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल n, तो इस कैपिटल N के सामने इसको मैंने नेग्लिजिबल मान लिया। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया K इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। क्लियर? अब स्मॉल n सॉल्यूट के मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल N सॉल्वेंट के मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा K इंटू स्मॉल w कैपिटल M और कैपिटल W स्मॉल m। अब स्टूडेंट्स m जो है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए m कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है। तो k इंटू m को हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं Kb, यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला वापस वही आएगा, है ना। 1000 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ग्राम्स में है और ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलरिटी से रिलेटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब Kb फाइंड करने के लिए हमारे पास वन ऑफ इक्वेशन है। मान लो कोई क्वेश्चन में आपके पास Kb ना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है mRTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV। अब m है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R आपके पास गैस कांस्टेंट है, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और डेल्टा HV है हीट ऑफ वेपोराइजेशन।